वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। हम बात कर रहे हैं तैयारी जीत की और आप लोगों की जोरों शोरों पर चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप लोग सभी आ गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए अपना आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम बहुत सारी रोचक बातें जानने वाले हैं। तो आप लोग बैठ जाइए अपना नोटबुक और पेन लेकर। कल की क्लास का आपको पीडीएफ मिल ही गया होगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी और व्हाट्सएप में भी हमने इसको पोस्ट कर दिया है। तो आज का जो ये वीडियो है तो आप लोग बैठ जाइए और आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। तो वीडियो को लाइक तो आप पहले कर ही देते हैं पोस्ट करने से पहले ही। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। देखिए कल हम लोगों ने राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों के बारे में वर्णन किया था। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति है उनके बारे में। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के जो उपनाम है वो क्या है और राजस्थान के प्रमुख नगर और उनकी स्थापना करने वाले संस्थापक कौन है और कुछ प्रमुख युद्ध। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं और यही आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हम बिना समय गवाए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा नहीं? ओके ठीक है। राजस्थान के प्रथम व्यक्तियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अगर इनके कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक, यानी कि 7 अप्रैल 1994 से 5 जनवरी 1951 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जो ये थे, हीरालाल जी शास्त्री, ये अपने राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो ये नहीं थे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना रहेगा। देखिए शब्दों का आप ध्यान रखें, शब्दों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी आपका आंसर गलत नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि आप पहले तो 3 वो ऑप्शन याद रखो जो गलत है और एक वो ऑप्शन याद रखो जो सही है। तो मैंने सोचा कि आपको केवल वही आंसर यहाँ दिया जाए जो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जो एबीसीडी मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आपको 3 तो पहले गलत याद करने पड़ेंगे तब जाके एक सही याद होगा। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री। देखिए हीरा सबसे पहले आता है ना, तो प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, टीका लगाने वाले, टीका लगाते हैं ना अपन। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, तो टीकाराम पालीवाल जो थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, इनको निर्वाचित किया गया था। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हीरालाल शास्त्री थे और टीकाराम पालीवाल थे अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। 3 मार्च 1952 से, ठीक है, 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल थे। और ये राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, लेकिन राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, समझ गए आप? टीका लगाने के लिए टीकाराम पालीवाल, और हीरा बहुत बेशकीमती होता है, ये प्रथम आता है, सबसे पहले हीरा ही आता है क्योंकि बेशकीमती होता है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे श्री गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरमुख निहाल सिंह थे, जिनका जो कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक था। ठीक है, आप कार्यकाल याद रखें तो बहुत आपके लिए अच्छा है, नहीं तो अगर आप नाम भी याद रख लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे श्री गुरमुख निहाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान के जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। ठीक है, कमल से याद रखना है, सबसे पहले कमल ही खिलता है, कमल खिलता है
तभी कमलकांत वर्मा हमारे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम जोशी थे। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक जो थे आईजीपी वो थे के बनर्जी, और डीजीपी जो थे वो थे रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रही, अच्छा कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे सब पीडीएफ में अगर टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करवा रहा हूँ तो फिर आपको क्यों नहीं मिल पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है या फिर कोई और इश्यू होगा या आपके ओपन नहीं हो पा रही, जो भी है। बाकी पीडीएफ आपको मिल रही है डेली, है ना। तो ये प्रथम व्यक्ति की डिटेल है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, है ना। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2000 तक राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी रहे हैं। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी, देखिए यहाँ पे अपने राज्यपाल पढ़े, जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरमुख निहाल सिंह और प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका कार्यकाल था दिसंबर 2003 से 2008 तक। देखिए बीजेपी सरकार जब बनी थी तो तब राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की हम बात करें तो प्रतिभा पाटिल, जो हमारे राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो प्रथम महिला राज्यपाल थे वो कौन थे? प्रतिभा पाटिल। 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक ये हमारे राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल थे। राजस्थान के पहला महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है वो है सुमित्रा सिंह। महिला विधानसभा अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो है वो है तारा भंडारी। और राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री जो बनी थी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री जो बनी थी वो बनी थी कमला बेनीवाल। ठीक है, आपको याद रखना है कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल, यानी कि पहली महिला मंत्री, और बाद में ये उप मुख्यमंत्री भी बनी है, गुजरात की राज्यपाल भी है रही है। तो कमला बेनीवाल राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री रही है, कमला बेनीवाल। ठीक है, ये महिलाओं की हम बात करें, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति में महिलाओं का भी बहुत सारा योगदान रहा है, तो ये महिलाओं के लिए है। और देखिए राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, है ना, इसके बारे में बहुत सारा विवरण हमने निकाला है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कहाँ की थी या कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला जो विधायक बनी थी वो बनी थी यशोदा देवी। यशोदा देवी थी जो राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। लेकिन देखिए राज्य में 1952 में 1952 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें देखिए केवल 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। आप समझिएगा क्या बात है। राजस्थान में 1952 में जो विधानसभा के चुनाव लड़े गए थे उसमें केवल 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जिसमें फागी विधानसभा सीट से केएलपी पार्टी की चिरंजीवी देवी, और जयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की वीरेंद्रा बाई, और उदयपुर शहर निर्वाचन क्षेत्र से शांता देवी जो निर्दलीय से खड़ी हुई थी, और सोजत मैन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ की रानी देवी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन चारों ही महिलाओं ने का दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि चारों ही महिलाएं 1952 में प्रथम आम चुनाव में पराजित घोषित की गई थी। यानी कि इन चारों महिलाओं में से किसी को भी दावेदारी नहीं मिली थी। लेकिन महिलाएं हैं, हार कहां मानने वाली थी। तो इसके बाद उपचुनाव हुए थे बांसवाड़ा विधानसभा की सामान्य सीट से। बांसवाड़ा विधानसभा की सामान्य सीट से यशोदा देवी ने जीत दर्ज करके पहली महिला विधायक बनी थी। तो आपको ये याद रखना है कि ये महिला जो विधायक थी कहाँ की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो उपचुनाव हुए थे बांसवाड़ा विधानसभा की जो जनरल सीट थी, सामान्य सीट थी, वहां से यशोदा देवी ने जीत दर्ज की और वहां की पहली महिला विधायक बनी। ध्यान रहे कि इसी विधानसभा में जो दूसरी महिला पहुंची थी वो थी कमला बेनीवाल, जिसके बारे में अभी अपन ने जिक्र किया है। तो दूसरी महिला थी कमला बेनीवाल। यशोदा 1953 में पहली महिला विधायक बनी थी और उसके बाद कमला जो है कमला बेनीवाल 1954 में उपचुनाव में जीतकर विधायक बनी थी। ठीक है, यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी जो बांसवाड़ा उपचुनाव से सामान्य सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी।
राजस्थान की प्रथम महिला पायलट है नम्रता भट्ट। राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य है महारानी गायत्री देवी। प्रथम राज्यसभा सांसद जो है वो है श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख जो है वो श्रीमती नगेंद्र बाला हाड़ौती क्षेत्र से राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी थी। और राजस्थान की पहली फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो है निवेदिता। तो राजस्थान की प्रथम महिला पायलट की अगर बात करें तो नम्रता भट्ट है, और महिला फ्लाइंग ऑफिसर की हम बात करें तो वो है निवेदिता। और लोकसभा सदस्य अगर कोई है प्रथम लोकसभा सदस्य तो वह है महारानी गायत्री देवी। और राजस्थान की प्रथम राज्यसभा सांसद श्रीमती शारदा भार्गव। और राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख जो है वो है श्रीमती नगेंद्र बाला, और जो हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं। देखिए इन लोगों के पीछे बहुत सारी स्टोरियां, अगर एक एक नाम की मैं अगर बात करूं तो प्रथम महिला जो पायलट है नम्रता भट्ट है, वो कहाँ निवास करते हैं, किस जिले से हैं, उसके बारे में क्या बैकग्राउंड है, सबके लिए सारी चीज़ें स्टोरियां हैं। लेकिन देखिए मैं स्टोरी अगर यहाँ सुनाने लग जाऊंगा आपको सभी की तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो स्टोरी आप फिर कभी कहीं और से पढ़ लीजिएगा, आपको केवल ये चीज़ याद रखनी है। स्टोरी सबकी है, कहीं अगर स्टोरी की बात आएगी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं वो स्टोरी भी आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहे। हम अब बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। देखिए ये जो थे प्रथम व्यक्तियों के बारे में था कि ये कौन कौन प्रथम व्यक्ति है और किस किस पद पर आसीन रहे हैं, उन सभी के बारे में देखिए मैंने आपको 10 मिनट के अंदर, ये 1 घंटे की बात थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आप देखिए मैं इन चीज़ों को अगर लंबा खींचूंगा ना स्टोरी बताने में या इनके पीछे का बैकग्राउंड लेने में तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना समय आप लोगों के पास नहीं है। अरे हाँ तो बोलिए ना, समय है तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ सबकी, और अगर नहीं है तो आप देखिए शॉर्ट में निकल लीजिए, है ना, शॉर्ट में निकल लीजिए, ताकि एक बार आप सारी चीज़ों को पढ़ ले कि राजस्थान में आपको पढ़ना क्या है, उसके बाद आप डीपली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति हैं उनके बारे में लगभग मैंने आपको जो जानकारी आपको चाहिए वो मैंने आपको दे दी है, कि इतनी सी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि प्रथम व्यक्ति कौन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते जा रहे हैं ना, लास्ट साथ में स्क्रीनशॉट आप पहले ले लेते हैं मेरे बोलने से पहले, मुझे सब पता है। खैर, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। देखिए उपनाम, कुछ व्यक्ति हैं उनके उपनाम हुए। उपनाम जैसे बांगड़ के गांधी किसे कहते हैं, भोगीलाल पांड्या जो है उनका उपनाम है। व्यक्ति का नाम है बांगड़ के गांधी, ठीक है, बांगड़ के गांधी ये है, और भोगीलाल पांड्या जी हैं उनको बांगड़ के गांधी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का कबीर जो है दादू दयाल को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का कबीर कौन है, दादू दयाल है। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है, दामोदर लाल व्यास। ठीक है, राजस्थान की मरु कोकिला या फिर मांड गायिका जो है वो कौन है, मल्लिका गौरी देवी। मल्लिका गौरी देवी जो है राजस्थान की मरु कोकिला है। राजस्थान की मीराबाई के अवतार की अगर बात करें तो वो है गौरी बाई। राजस्थान की गांधी है गोकुल भाई भट्ट। उपनाम आपको समझ में आ रहा ना, उपनाम क्या चीज़ है, जैसे आपको बचपन में किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, फिर बड़े होने के बाद क्या नाम होता है, और बड़े होने के बाद भी घर में पापा चीकू के नाम से बुलाते हैं, चीना के नाम से बुलाते हैं, और आपके पड़ोसी कुछ और नाम से बुलाते हैं, है ना, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये उपनाम होते हैं, और ये जो उपनाम है ये बहुत प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम है। ठीक है, तो आपके जो नाम होते हैं उसी को आप समझिए जिसे उपनाम कहा जाता है, मतलब इनको ये भी बोला जाता है। तो राजस्थान के जो गांधी है वो है श्री गोकुल भाई भट्ट। ज्वेल ऑफ द ईस्ट हनुमंत सिंह है। महात्मा गांधी के जो 5वें पुत्र हैं वो जमनालाल बजाज हैं, और राजस्थान का जो मंकी मैन है वो जानकीलाल भांड को कहा जाता है। बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास है। राजस्थान की मरु कोकिला मल्लिका गौरी देवी है, और राजस्थान की मीराबाई के अवतार है गौरी बाई। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, और ज्वेल ऑफ द ईस्ट हनुमंत सिंह है, और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम है जमनालाल बजाज। राजस्थान का मंकी मैन जानकीलाल भांड है।
राजस्थान की लोक नायक की अगर मैं बात करूं तो जयनारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक भी कहा जाता है। शेर राजस्थान की बात आए तो भी जयनारायण व्यास को कहा जाता है, और राजस्थान का धुन का धनी अगर कहा जाता है तो वो भी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। तो राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास हैं, राजस्थान के शेर राजस्थान जयनारायण व्यास हैं, राजस्थान का धुन का धनी जयनारायण व्यास है। राजस्थान के इतिहास का लेखन का जो पितामह है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का इतिहास जो लिखा है या राजस्थान के इतिहास लेखन का जो पितामह कहा जाता है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है, आप चाहे तो मैं सुना देता हूं, लेकिन आप नहीं चाहेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं आपको स्टोरी में उलझाऊं। और स्टोरी में उलझना है तो आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इंडिविजुअल किसी को लिखेंगे ना, जैसे आपको किसी का स्टोरी जानना, आप समझिए, है ना। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डीपली मिल जाएगी। मैं फास्ट एक्सप्रेस के जैसे चलूँगा, और क्योंकि आपके पास समय नहीं है। राजस्थान का घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इनके पीछे की क्या स्टोरी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और बहुत से हमारे ब्रदर हैं जिन्होंने बहुत सारे चैनल बना रखे हैं, तो उन लोगों के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो राजस्थान का घोड़े वाले बाबा जो है वो कर्नल जेम्स टोड के नाम से जाना जाता है, और इतिहास के लेखक के जो पितामह है वो भी कर्नल जेम्स टोड है। राजस्थान का वीर विनोद है, कविराज श्यामल दास को राजस्थान का वीर विनोद कहा जाता है, और राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश साखला को कहा जाता है। राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश साखला। और रेल बाबा जो है वो किशनलाल सैनी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का रेल बाबा किशनलाल सैनी। तो देखिए जयनारायण व्यास जो है अगर कहीं नाम आ जाए तो अगर राजस्थान का धुन का धनी अगर पूछा जाए तो भी यही है, शेर राजस्थान की बात करें तो भी यही है, और राजस्थान के लोक नायक की बात करें तो भी जयनारायण व्यास ही यहाँ के लोक नायक हैं। ठीक है। इतिहास का लेखन कर्नल जेम्स टोड, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्कूल के अंदर बचपन में 5वीं में, है ना। राजस्थान का घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड है, राजस्थान का वीर विनोद कविराज श्यामल दास, और टाइगर मैन है आपके कैलाश साखला, और राजस्थान का रेल बाबा है किशनलाल सैनी। ठीक है। देखिए ये बेसिक चीज़ों से अगर अपन निकल जाएंगे तो आगे बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली है सामान्य ज्ञान के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ें एक बार आपको समझ में आ जाए तो आगे बिल्कुल आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि हम तैयारी जीत की कर रहे हैं। इस्पात किंग की बात करें तो लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है। जो इस्पात किंग है वो लक्ष्मी निवास मित्तल है। इस्पात किंग मित्तल इस्पात किंग लक्ष्मी निवास मित्तल। राजस्थान के अर्जुन या धनुर्धर जो है वो है लिम्बाराम है। राजस्थान के अर्जुन या फिर धनुर्धर जो है वो लिम्बाराम को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर एक ही शेर है राजस्थान का महाराणा प्रताप। ठीक है। हल्दी घाटी का जो शेर है वो महाराणा प्रताप है। मेवाड़ का केसरी भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है, और मेवाड़ का कीका भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। तो हल्दी घाटी के शेर के अगर बात आए तो महाराणा प्रताप है, मेवाड़ का केसरी की बात आए तो महाराणा प्रताप है, मेवाड़ का कीका की बात आए तो महाराणा प्रताप है। तो देखिए राजस्थान बहुत धनी धरती है जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत पैदा हुए हैं। तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर है, मेवाड़ केसरी है, और मेवाड़ के कीका भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ की अगर मैं बात करूँ तो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान की आदिवासियों की बाईजी जो है वो मंजू राजपाल को कहा जाता है। राजस्थान की आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई है। मीराबाई के किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, नहीं तो मैंने क्या कहा आपको, राजस्थान की राधा आप लिख के सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप लोग साथ में लिखते रहें, ताकि आपको देखिए जितना आप लिखेंगे ना, जितना आपका पेन चलेगा आपकी नोटबुक में, उतना जो लिखा जाता है नोटबुक में वो सारा माइंड में जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आप खाली ऐसे सुन रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहने वाला है। जितना लिखेंगे वो उतना माइंड में जाने वाला है।
तो ये लास्ट उपनाम है। राजस्थान में वर्तमान राजस्थान के जो निर्माता है वो है मोहनलाल सुखाड़िया, यानी कि वर्तमान राजस्थान के जो निर्माता है वो मोहनलाल सुखाड़िया है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल जो है मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। पत्रकारिता के पितामह है पंडित जाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का डिंगल का हेरोस जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और राजस्थान के द्रोणाचार्य हैं प्रोफेसर करण सिंह। राजस्थान के द्रोणाचार्य जो है वो प्रोफेसर करण सिंह है। राजस्थान का वाटरमैन की अगर बात करें तो राजेंद्र सिंह है, जो राजस्थान के वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। तो ये तो हुए अपने व्यक्ति और ये है वे इनके उपनाम, यानी कि इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ये आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, ये व्यक्ति और उपनाम, ठीक है। देखिए वर्तमान में राजस्थान के निर्माता जैसे आदिवासियों का मसीहा, ये इनका उपनाम है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये व्यक्ति इधर होने चाहिए, ये उपनाम इधर होने चाहिए। तो आप इतने तो समझदार है, आप लोगों ने सवाल किया नहीं लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटर है तो ये सीट बनाते हैं तो थोड़ा मिस्टेक कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उपनाम और व्यक्तियों के नाम आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। और अब है मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ के भीष्म पितामह है वो राणा चुंडा को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मेवाड़ के जो भीष्म पिता है वो राणा चुंडा है। मारवाड़ का प्रताप जो है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। कलियुग का कर्ण राव लूणकर्ण, ठीक है, अपन ने पढ़ा था लूणकर्ण, सर पढ़ा था, याद है, जिलों के अंदर, है ना। राजस्थान की जलपरी है रीमा दत्ता। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता है। राजस्थान का नरसिंह है संत दुर्लभ जी। राजस्थान का भारतेंदु शिवचंद भरतिया को कहा जाता है। और राजस्थान का वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण की आप लोगों ने बहुत सारी हिंदी में पढ़ा होगा अपने सूर्यमल मिश्रण के बारे में। रसावतार है ये। किसान आंदोलन का जनक या फिर राष्ट्रीय पथिक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक जो है वो किसान आंदोलन के जनक हैं और राष्ट्रीय पथिक भी इनको कहा जाता है। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था उसके स्रोता विजय सिंह पथिक थे। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के प्रमुख नगर और उनकी स्थापना करने वाले संस्थापक। बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनकी स्थापना किसने की थी। देखिए स्थापना में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप ये समझिएगा कि जो नाम है जिले का या फिर जो स्थान का नाम है वही उनके संस्थापक है। थोड़ा सा चेंज होता है वो आपको आइडिया लगाना है। देखिए अजमेर की बात करें तो अजय राज जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की है। अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह ने की है। बीका राजा बीका, बीकानेर बीका राजा बीका राजा बीका जो संस्थापक है वो बीकानेर के हैं। भरतपुर की बात करें तो राजा सूरजमल ने भरतपुर की नगर की स्थापना की है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्रांगद मौर्य जो थे वो चित्तौड़गढ़ के संस्थापक थे। चित्तौड़गढ़ नगर जो है, चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसकी स्थापना किसने की है? चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई है। जोधपुर की बात करें तो राजा जोधा, इन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की है। श्री गंगानगर की बात करें तो राजा गंगा सिंह जो थे उन्होंने गंगानगर की स्थापना की। देखिए जो राजा होंगे वही अपने हिसाब से अपना ही, देखिए काम आप कर रहे हैं तो नाम भी आपका ही होना चाहिए ना। तो जो राजा थे जिन्होंने इनके संस्थापक थे उन्हीं के नाम से उन जिलों का या उन नगर का उन स्थानों के नाम रख दिए गए। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन तो नहीं है, आपको स्पेशली नाम से रिलेटेड मिल जाएंगे।
सुजानगढ़ की बात करें तो महाराजा सुजान सिंह जो थे और सुजानगढ़ का संस्थापक थे। उम्मेदनगर की बात करें तो उम्मेद सिंह जो थे उन्होंने उम्मेदनगर की स्थापना की है, ये इनके संस्थापक थे। जयपुर सवाई जय सिंह द्वारा बसाया गया था, सवाई जय सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा। ठीक है, जयपुर के बारे में हम और भी बात करी थी, विद्याधर के बारे में भी बात करी थी अगर आपने कल की क्लास अटेंड की है तो। जैसलमेर देखिए, बाटी जैसल जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जैसलमेर की। जहाजपुर की बात करें तो जहाजपुर राजा जन्मेजय के द्वारा जहाजपुर की स्थापना की गई है। किशनगढ़ की स्थापना हुई है, किशन सिंह राठौड़ जो है उन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की है। और खिजराबाद की खिज्र खां ने इनकी स्थापना की है, खिजराबाद की। सुजानगढ़ महाराजा सुजान सिंह द्वारा बसाया गया था, उम्मेदनगर उम्मेद सिंह द्वारा, जयपुर सवाई जय सिंह द्वारा, और जैसलमेर बाटी जैसल, और जहाजपुर राजा जन्मेजय, और किशनगढ़ किशन सिंह राठौड़, और खिजराबाद खिज्र खां द्वारा संस्थापक इनके थे। प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ महारावल प्रताप सिंह द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, यानी कि जो प्रतापगढ़ नगर है, प्रतापगढ़ जो जिला है उसकी जो संस्थापक हैं वो महारावल प्रताप सिंह थे। रतनगढ़ की बात करें तो महाराजा रतन सिंह जो थे वो रतनगढ़ के संस्थापक थे। सूरतगढ़ के जो संस्थापक थे वो महाराजा सूरत सिंह थे। सरदार शहर की बात करें तो चूरू है ना, महाराज सरदार सिंह जो थे उन्होंने सरदार शहर की स्थापना की। शाहपुरा की स्थापना शाहजहां द्वारा करवाई गई थी, शाहपुरा की स्थापना शाहजहां द्वारा करवाई गई थी। उदयपुर की बात करें तो राणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर को बसाया गया था, यानी कि इसके जो संस्थापक थे वो राणा उदय सिंह थे। उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, ये हो गए हमारे राजस्थान राज्य के प्रमुख नगर और उनकी स्थापना करने वाले। तो हमने आज पढ़ लिया है राजस्थान के प्रथम व्यक्तियों के बारे में कि कौन कौन प्रथम व्यक्ति थे, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम क्या है, और राजस्थान राज्य के प्रमुख नगर और उनकी स्थापना करने वाले संस्थापक कौन हैं। अब आगे हम एक नदियों के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख युद्ध है। देखिए युद्ध बहुत चलने वाले हैं और युद्धों के बारे में बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है। तो फिर से हम चलते हैं हमारे युद्ध स्तर वाले युद्ध की तरफ। उपनाम के बारे में हमने आपको बता दिया है कि किसके क्या उपनाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास आता है नदियों के उद्गम स्थल। ये चीज़ मेरे को इसमें ऐड नहीं करना था, लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि नदियों के उद्गम स्थल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद हमारे युद्ध आ जाएंगे, तो फिर युद्ध स्तर पर हम युद्ध करने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे। समझ गए ना आप? पहले आपने सीखा है कि कहाँ पे ब्रेक होता है, कहाँ पे पेडल लगाने हैं, किस टाइप से स्टार्ट होती है ना। फिर आप इसको कम्प्लीटली चलाना सीख जाएंगे। तो पहले चलाने से पहले सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। नदियां यहाँ लिखी हुई है और उद्गम स्थल इधर लिखे हुए हैं कि कौन सी नदी का कौन सा उद्गम स्थल है। ठीक है, देखिए बनास नदी की मैं बात करूं तो बनास नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल है वो खमनोर पहाड़ियां कुंभलगढ़ उदयपुर से है। उद्गम स्थल आपको समझ में आ रहा ना, जहां से वो नदी निकलती है। ठीक है, जहां से स्टार्ट होती है, जैसे है ना ट्रेन का भी आता है ना कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ जाएगी, बस का स्टॉप और स्टार्टिंग होता है, यहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पे ख़त्म होगी, है ना, स्टॉपेज होता है। उस टाइप से देखिए बनास नदी जो है खमनोर की पहाड़ियाँ जो है कुंभलगढ़ उदयपुर से निकलती है। बाणगंगा नदी की बात करें तो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। बेड़च नदी की मैं अगर बात करूँ तो बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर शहर है वहाँ से बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। ऐसा पूछा जा सकता है कि चंबल नदी या कोई सी भी नदी, चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में है, महू के अंदर, यानी कि जनापाव पहाड़ी जो है वहाँ जो महू जो है, महू के मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से चंबल नदी स्टार्ट होती है बहना।
गग्गर की बात करें तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश में, वहां पे कालका का मंदिर है, वहां से ये गग्गर नदी का उद्गम स्थल है, वहां से गग्गर नदी निकलती है। जाखम नदी की हम बात करें तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम स्थल है। जाखम नदी का उद्गम स्थल प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी शहर से होता है। काली सिंध नदी की मैं बात करूं तो वागली गांव जो है देवास मध्य प्रदेश में, काली सिंध नदी का वागली गांव जो है देवास मध्य प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम स्थल है। काली सिंध नदी वागली गांव जो है देवास मध्य प्रदेश में, वहां से इसका निकलता है। लेकिन इन सब के बारे में मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स भी है, वो एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे, तो आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांकणी नदी की बात करें तो कोटड़ी की जो पहाड़ियां हैं जैसलमेर में, वहां से कांकणी नदी का उद्गम स्थल है। कांतकी नदी की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियां सीकर के अंदर है, वहां से कांतकी नदी निकलती है। लूनी नदी की बात करें तो नाग पहाड़ जो है, अरावली पर्वत की बात करूं मैं, अजमेर जिले में जो स्थित है, अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला जो निकल रही है, वहाँ का जो नाग पहाड़ है, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी, नाग पहाड़, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अजमेर, वहाँ से निकलती है। माही नदी की बात करूँ तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो है जाबुआ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का जाबुआ जो शहर है, वहाँ की विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से माही नदी का उद्गम स्थल होता है। पार्वती नदी की मैं बात करूं तो विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश जो है, विंध्याचल पर्वत में मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश स्टेट जो है, वहां से पार्वती नदी का उद्गम उद्गम स्थल है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है नदी। साबरमती नदी, साबरमती की मैं बात करूं तो पदराड़ा की जो पहाड़ियां हैं कुंभलगढ़ उदयपुर से, वहां से साबरमती नदी का उद्गम स्थल है, ये यहाँ से निकलती है। सोम नदी की मैं बात करूं तो ये भी उदयपुर बिछा मेड़ा से निकलती है। देखिए उद्गम स्थलों की बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश से कुछ नदियां आती है और कुछ जो है उदयपुर और अजमेर शहर से, उदयपुर और अजमेर शहर से निकलने वाली है। ठीक है, सोम नदी बिछा मेड़ा उदयपुर से, बिछा मेड़ा उदयपुर से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपका बेसिक नॉलेज यहाँ ख़त्म कर दिया है। आज के वीडियो में हमारा बेसिक नॉलेज फिनिश हो चुका है। जो आपको बेसिक ABCD स्टार्ट करनी थी वो ABCD हमने पढ़ ली है। अब इस ABCD को हम XYZ तक लेकर जाएंगे। अब XYZ तक जाना आपकी इच्छा है, आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो देखिए उद्गम स्थल हमारे हो चुके हैं, इसके बारे में सारे उद्गम स्थल अपने पढ़ लिए हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे युद्धों के बारे में। देखिए युद्ध जो है, राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध जो लड़े गए हैं, उन युद्धों में देखिए युद्ध बहुत सारे लड़े गए हैं और हमने आपके लिए बहुत इतना इजी जो बनाया है ना, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था और किसकी विजय हुई थी, बस इतना सा याद रखना है। बाकी युद्ध के बारे में कहानियों की बात करूं तो हर युद्ध की एक एक दिन की कहानी है, और अगर एक एक युद्ध को मैं लेके बैठ जाऊं तो बहुत सारे इतने अनगिनत युद्ध हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, तो एक दिन में भी एक युद्ध आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, तो अभी हम बात करते हैं प्रमुख युद्ध के बारे में। तो देखिए एक पेज पर मैंने लिए हैं 4 युद्ध, आप समझिएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये पूरी जो सीट है, इस सीट पर ये देखिए बैटल युद्ध है ना, बैटल का मतलब युद्ध, कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, विजय या परास्त। परास्त वही है, विजय हो गया तो एक परास्त है। तो आपको इस टाइप से याद रखना है इतना सा कि युद्ध कौन सा था, कौन से सन में लड़ा गया और किस किस के बीच में लड़ा गया और कौन उसमें विजय रहा है। तो मैं पहले आपको 4 युद्धों के बारे में बताता हूं, फिर चलते हम हमारी नई स्टोरी की तरफ। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, चाहे आप एनएम स्टूडेंट है फिर भी आपने 12th क्लास में पढ़ लिया होगा ये युद्धों के बारे में, हिस्ट्री आपने ऑब्वियस पढ़ी होगी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। वो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान
के बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, विजय हुई थी। यानी कि पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी और पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या हुए थे, विजय हुए थे और मोहम्मद गोरी को यहाँ पे परास्त मिली थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध, ओके यहाँ पे द्वितीय है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये द्वितीय सेकंड युद्ध है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो लड़ा गया था वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, बैक टू बैक, समझ रहे हो ना। 1191 ईस्वी में एक लड़ा गया, उसके बाद पीछे एक और 92 में लड़ा गया। अब देखिए क्या मंशा थी उसके बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, देखिए पहले भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी और सेकंड में भी इन दोनों ने ही लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार जो विजय हुई है वो हुई है मोहम्मद गोरी की विजय हुई है। ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्यों हुआ था। नेक्स्ट जो युद्ध है हमारा रणथंबोर का युद्ध है और चित्तौड़ का युद्ध है, ठीक है। अभी हम स्टॉपेज करते हैं यहाँ पर, इन दोनों युद्ध के बारे में बात करते हैं। जो ये दो युद्ध लड़े गए थे और सभी युद्ध ऐसे ही लड़े गए हैं। देखिए युद्ध क्यों लड़े जाते हैं, किसी ना किसी रीजन से लड़े जाते हैं। मजे लेने के लिए तो युद्ध लड़े नहीं गए थे, युद्ध लड़े जाते हैं या तो किसी का साम्राज्य हासिल करना हो या कुछ ऐसी आपकी पसंदीदा चीज हो जिसे आपको हासिल करनी हो, उस लिए युद्ध लड़ा जाता है। आप ये युद्ध स्तर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ हासिल करना है, आपको कुछ बनना है। आपको क्या बनना है, ANM बनना है, इसलिए आप तैयारी जीत की कर रहे हैं। तो अब आप देखिए आराम से बैठ जाइए, मैं आपको एक तराइन का जो युद्ध है वो क्यों लड़ा गया था उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं और उसी स्टोरी के साथ हमारा आज का वीडियो भी एंड हो जाएगा और आपको तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध क्यों लड़ा गया था और इसके पीछे क्या मंशा थी उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो हम चलते हैं हमारे एक नए, एक सेकंड है ना, आप हो गया ये 11 एग्जिट, ठीक है आ गया ठीक है ओके। हाँ हम बात कर रहे हैं बैटल्स के बारे में, युद्ध के बारे में। देखिए युद्ध क्यों लड़ा गया था और किस लिए लड़ा गया था, तो चलिए चलते हैं हम हमारे युद्ध की तरफ और देखते हैं हम युद्ध को क्यों लड़ा गया था और किस लिए इस युद्ध को लड़ा गया था। तो देखिए युद्ध जो लड़े जाते हैं वो लड़े जाते हैं किसी सत्ता को हासिल करने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करने के लिए जो आपकी प्रिय हो। देखिए आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा, उस दोहे के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। क्या वो दोहा है उसी के बारे में हम बात करेंगे और क्यों तराइन का युद्ध लड़ा गया था। देखिए मत चूको चौहान बहुत पुराना और बहुत ही अर्थपूर्ण दोहा कहा गया है, बहुत ही पुराना और बहुत ही अर्थपूर्ण दोहा कहा गया था। आज से कोई 800 साल पहले आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर नहीं तो किस्सा और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है कि हम किस युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं और ये युद्ध क्यों लड़ा गया था। देखिए स्टोरी आपको समझ में आ गई तो सारे युद्ध के बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तराइन का युद्ध तो फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये स्टोरी आपने बैठकर ईयरफोन लगाकर सुन ली तो। अच्छा एक बात और, ये मैत्री का संबंध शायद किसी भी अन्य संबंध से सर्वथा श्रेष्ठ रहता है। जब कभी भी दुनियादारी से मन उबे, अगर आप कभी आपका मन उदास हो तो आपको क्या करना चाहिए, कृष्ण और सुदामा की कहानी पढ़िए या फिर राम और हनुमान की कहानी पढ़िए या फिर सुग्रीव या फिर जामवंत। कितने तो पात्र और घटनाएं इस संदर्भ में अपनी प्रविष्टि को मजबूत वकालत करते हुए दिखाई देने लगते हैं। शायद ये हमारी संपदा संस्कृति का प्रमाण भी है और इतिहास हमें वीरता, प्रेम, मैत्री आदि के उचित पुष्ट तर्क संगत एवं भावपूर्ण अनेकों किस्से देता है। तो आज का किस्सा भी एक रोचक मैत्री प्रसंग या फिर प्रेम प्रसंग की मैं बात करूं तो उसी से ओतप्रोत है। अगर इसमें मैत्री का प्राधान्य नहीं होता तो शायद ये किस्सा इतना अधिक पावन नहीं हो सकता था। तो देखिए युद्ध क्यों लड़ा गया था आपने, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। 12वीं शताब्दी में अजमेर के महान हिंदू सम्राट हुए पृथ्वीराज चौहान।
एक नायक जीवन का उपभोग किया उन्होंने और वीरता जैसे उनके रक्त में सम्मिलित थी। कहते हैं कि युवावस्था में ही उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल हो चुकी थी। देखिए 1179 के आसपास 1179 ईस्वी में अपने पिता की एक संग्राम में मृत्यु होने के बाद उन्होंने सिंहासन को संभाला था और अपने राज्य विस्तार को लेकर उन्होंने जो पराक्रम किए ना, उसके चलते उनकी वीर योद्धा एवं शासक की छवि स्थापित हो चुकी थी। इसी क्रम में उन्होंने देखिए खजुराहो और महोबा के जो चंदेलों पर आक्रमण किए थे और सफल रहे हैं। कन्नौजों के गढ़वालों पर भी आक्रमण किए, वो भी सफल रहे थे। बहुत सारे आक्रमण इन्होंने किए थे और बहुत सारे इन्होंने लड़ाइयाँ जीती थी। लेकिन देखिए पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज से मदद मांग ली, लेकिन उसके बदले में सिर्फ इनको इनकार मिला था और इसके बावजूद भी वो बिना भयभीत हुए निकल पड़े थे और बठिंडा की तरफ। देखिए एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं अब ये, वो है तराइन में। तो तराइन में इनकी मुठभेड़ होती है शत्रुओं से। उसी युद्ध को इतिहास तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानता है। अब देखिए यहाँ से होता है आपका युद्ध स्टार्ट। इस युद्ध में देखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इस युद्ध में पृथ्वीराज विजय हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी को इसमें बंधक बना लिया जाता है। यानी कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में जब ये युद्ध लड़ा जाता है तो पृथ्वीराज इस युद्ध में विजय हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी को इसमें बंधक बना लिया जाता है। देखिए पृथ्वीराज के साथ जयचंद जो होते हैं इनके सहयोगी, वो भी इस युद्ध में लड़ते हैं। देखिए जयचंद की मैं बात कर रहा हूं और ये वही जयचंद होते हैं जो आपके घनिष्ठ मित्र होते हैं। और देखिए घनिष्ठ मित्रों को क्या बताना चाहिए आपकी बातें और क्या नहीं बताना चाहिए, वो इस युद्ध से आपको सीखनी चाहिए। देखिए पृथ्वीराज जयचंद और साथ में मिलकर लड़े थे सॉरी मोहम्मद गोरी को इसमें परास्त हुई थी और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने बंधक बना लिया था। लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप दया भाव से गोरी को रिहा भी कर दिया था बाद में, और यही निर्णय बाद में गलत साबित हो जाता है। यानी कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बंधक तो बनाया था, लेकिन इनकी जो दयावान जो थी, दयालु थे, इन्होंने पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को बंधक बनाने के बाद भी फिर भी छोड़ दिया था। लेकिन वो छोड़ना इनके लिए कितना गलत साबित होता है। पृथ्वीराज को कन्नौज के जो राजा थे जयचंद की पुत्री के साथ प्रेम हो जाता है। अब समझिए आप, पृथ्वीराज चौहान जो थे इनके साथी जो थे जयचंद, उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। आप लोगों ने नाम सुना होगा संयोगिता का। तो पृथ्वीराज को प्यार हो जाता है जयचंद की बेटी संयोगिता से। अब देखिए संयोगिता जो है पृथ्वीराज जो है वो संयोगिता से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये बात पता चल जाती है जयचंद को। अब जयचंद नहीं चाहता है कि वो पृथ्वीराज के साथ अपनी बेटी का विवाह करे। तो जयचंद क्या करते हैं, एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। देखिए जिस प्रकार से पहले स्वयंवर आयोजन होते थे, लेकिन इसमें पृथ्वीराज को जयचंद आमंत्रित नहीं करते हैं। पृथ्वीराज को आमंत्रित इसके स्वयंवर के अंदर नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। देखिए मूवी में आपने देखा होगा कि हीरो आता है और अपनी हीरोइन को उठा के ले जाता है, तो इसी प्रकार से कुछ हुआ था स्वयंवर के समय। देखिए नाटी के रूप से पृथ्वीराज हाजिर हो जाते हैं वहाँ पे, और संयुक्ता को यानी कि जयचंद की जो पुत्री थी उसको लेकर तमाम प्रतिवादों को धत्ता बताते हुए दिल्ली आ पहुँचते हैं। यानी कि दिल्ली पहुँच जाते हैं और संयोगिता को उठाकर वहाँ से ले भागते हैं। अब देखिए दोनों में प्यार हो गया है, तो बल्लाल देव जैसे तो वो शादी करेगी नहीं, तो स्वयंवर उनके साथ किसी के साथ होता नहीं है और पृथ्वीराज उनको लेकर भाग जाते हैं। जयचंद इस बात का अपमान का बदला लेने के फिराक में था। यानी कि अब जयचंद है यार, देखो किसी की बेटी को अगर कोई लेकर भाग जाता है तो अपने पिता को कितनी दुख होता है, वो यहाँ होता है। अब तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, और पृथ्वीराज का साथ दिया था जयचंद ने। अब देखिए ये युद्ध क्यों लड़ा गया, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो, और अब देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा जाएगा वो क्यों लड़ा जाएगा। संयोगिता
को पृथ्वीराज चौहान लेकर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। और ये जो बात है वो जयचंद को गवारा नहीं गुजरती है, तो जयचंद मिल जाते हैं मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी के साथ मिल जाने के बाद जयचंद को देखिए पृथ्वीराज के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि वो उनके साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं। जिस प्रकार से हम अपने फ्रेंड को, अपने सहयोगी को अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, उसी प्रकार से जयचंद को और पृथ्वीराज को अपनी एक दूसरे की बातें पता थी। तो इन्होंने क्या किया है कि मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर, जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर योजना बनाई कि आप फिर से युद्ध कीजिए। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, संयोगिता की शादी हो चुकी है पृथ्वीराज से। अब जयचंद इस अपमान का बदला लेने के फिराक में था और उधर मोहम्मद गोरी भी प्रथम युद्ध का प्रतिशोध लेना चाहता था। अर्थात पृथ्वीराज के दोनों शत्रु मिल चुके हैं, यानी कि पृथ्वीराज के जो दोनों शत्रु थे, यानी कि जयचंद और मोहम्मद गोरी। अब जयचंद देखिए पृथ्वीराज इनके दामाद हैं, तो पृथ्वीराज को जयचंद मरवाना चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से इनका वध हो जाए या फिर इनसे युद्ध करके जो साम्राज्य जीता है उसको फिर से हासिल कर लिया जाए। तो पृथ्वीराज के दोनों शत्रु मिल चुके थे और मोहम्मद गोरी राजपूतों की युद्ध परंपरा के प्रतिकूल समय पर आक्रमण करता है और इस तरह तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय होती है। तो द्वितीय जो तराइन का युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज की पराजय होती है और पृथ्वीराज को बंधक बना लिया जाता है। देखिए पहले जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी को बंधक बनाया था, यहाँ पे भी देखिए कुछ इतिहासकार है वो यही लिखते हैं कि यहाँ पे जो पृथ्वीराज को बंधक बना लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में देखिए पृथ्वीराज के एक मित्र सदैव उनके साथ रहे हैं और विद्वानों का ऐसा मानना है कि उनके इस मित्र का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। ये आप लोगों को पता होगा। और इन दोनों जो मित्र थे उनकी मृत्यु भी एक ही दिन लगभग एक ही समय पर हुई थी। हालांकि देखिए काफ़ी मतभेद भी उत्पन्न हुए हैं इस कथानक को लेकर, लेकिन उनके इस मित्र का नाम था चंद्रवरदाई। नाम सुना होगा आपने, चंद्रवरदाई की बहुत सारी चौपाइयाँ आपने सुनी होगी। तो अब देखिए क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया है और यहाँ पे पृथ्वीराज जो है द्वितीय जो तराइन का युद्ध है वो हार चुके हैं। अब इनके जो मित्र का नाम था वो चंद्रवरदाई था और ये जो थे इनके राज्य में राजकवि का दर्जा इनको प्राप्त था। पृथ्वीराज के जीवन को सूक्ष्मता से अनुभव करते हुए चंद्रवरदाई ने पिंगल, जो कि राजस्थानी में ब्रज भाषा का प्राय है, भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसे हिंदी भाषा का प्रथम एवं सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना गया है और उस ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। अब देखिए आगे की कहानी कि क्या होने वाला है। पृथ्वीराज को बंधक बनाया हुआ है और चंद्रवरदाई जो है वो वहां पृथ्वीराज को साथ में थे तो उनको मिल जाते हैं। तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज के साथ ऐसा अनुराग कुछ ऐसा था कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद इन्हें गजनी भेजा गया, गजनी ले जाया गया था इनको, गजनी जो जगह है वहां पर इन्हें ले जाया गया था। तो चंद्रवरदाई भी इनके साथ गए थे। वहां पृथ्वीराज चौहान को कई यातनाएं सहनी पड़ी थी और धातु की गर्म छड़ों से इन्हें नेत्रविहीन कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान को धातु की छड़ों से नेत्रविहीन कर दिया गया था, अंधा कर दिया गया था। लेकिन चंद्रवरदाई को अपने परम मित्र के साथ की ये दुर्भाग्य तनिक भी नहीं भाया और तभी चंद्रवरदाई ने अपनी युक्ति से, यानी चंद्रवरदाई ने अपना दिमाग चलाया और मोहम्मद गोरी को विश्वास में लिया और उनका प्रिय भी बन गया। देखिए चंद्रवरदाई ने कुछ ऐसा सोचा, ऐसी योजना बनाई कि मोहम्मद गोरी को फिर से कैसे परास्त किया जाए, क्योंकि ये जो मेरा दोस्त है पृथ्वीराज, इसको ये बहुत सारी यातनाएं दे रहे हैं। तो चंद्रवरदाई जो है वो मोहम्मद गोरी का विश्वास जीत लेते हैं और उनके प्रिय बन जाते हैं। अब देखिए अंतिम कहानी में क्या होने वाला है। तो एक दिन चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को बोला, यानी शब्दवेदी बाण चलने की क्षमता को मोहम्मद गोरी के सामने रखा, बहुत ही आकर्षक ढंग से बताया कि पृथ्वीराज जो है बहुत शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर है।
तो गौरी की जिज्ञासा हुई कि इस कला को देखने की, कि पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया जाए। तो मोहम्मद गौरी बैठे हुए हैं और पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया गया और अपना कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया पृथ्वीराज को कि आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। पृथ्वीराज अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। तभी सही मौका देखकर चंद्रवरदाई ने एक दोहा पढ़ा और उसी दोहे का क्या अर्थ था, वो दोहा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब वो क्या दोहा है, यानी चंद्रवरदाई पृथ्वीराज अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और चंद्रवरदाई ने अपना सही मौका देखा कि अब हमें मौका देखकर चौका मारना है। तो देखिए चंद्रवरदाई चौका मारते हैं, पृथ्वीराज को क्या बोलते हैं और पृथ्वीराज इसको किस प्रकार से लेते हैं और आगे किस प्रकार से इस युद्ध का अंत होता है। तो देखिए चंद्रवरदाई एक दोहा पढ़ते हैं और पृथ्वीराज सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने हाथ में बाण है और चंद्रवरदाई कहते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी कि फिर क्या था, पृथ्वीराज ने इस मौके को चूके बिना भुना लिया और 24 गज और 8 अंगुल पे बैठे मोहम्मद गौरी अगले बाण का शिकार हुए और इस तरह चंद्रवरदाई ने श्रेष्ठ मैत्री का परिचय देते हुए गौरी का वध करने में पृथ्वीराज की मदद की। समझ गए आप। तो अपना जो मित्र था उन्होंने अपना दोहा पढ़ा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी कि 4 गज और 8 अंगुल पे मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, तो मत चूक चौहान, मत चूक। और इस मौके का फायदा उठा और अगला बाण चला, तो उन्होंने बाण चलाया और गौरी का वहां पे वध कर दिया गया। इससे पहले कि शत्रु की तरफ से कोई भी प्रतिघात होता, इन दोनों मित्रों ने दोनों को स्वयं को एक दूसरे को मारकर मित्रता अमर कर दी। ये कुछ लेख जो इतिहासकार है उन्होंने ऐसा बताया है। तो इस प्रकार से इस युद्ध का अंत हुआ है। तो देखिए जो पहला युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था, उसके बाद में फिर क्या हुआ था कि आपके, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी। और दूसरा युद्ध बैक टू बैक लड़ा गया था अपनी सहयोगिता के लिए। देखिए प्यार एक ऐसी चीज है, इसीलिए तो कहते हैं बुलाती है मगर, हाँ समझ जाओ। इसलिए देखिए बहुत सारी चीजें होती है, कहते हैं ना कि प्यार जंग में सब जायज है। तो ये जो जंगें लड़ी जाती थी ये अपने साम्राज्य को हासिल करने के लिए या फिर अपने प्यार को हासिल करने के लिए की जाती थी। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और फिर वापस मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ और इसमें देखिए मोहम्मद गौरी की विजय हुई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था 1994 में, लेकिन इसमें देखिए क्या था। अब देखिए आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ भी धोखा होने वाला है। तो मोहम्मद गौरी जो थे यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ किसने धोखा किया था? जयचंद ने धोखा किया था। बहुत सारे जयचंद अपने बीच में होते हैं जो अपने साथ धोखा करते हैं। आप अपने दोस्तों को उतनी ही बात बताएं जितनी उनको जरूरत है। तो अब देखिए अब इस जयचंद के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो जयचंद जो है चंदवार का जो युद्ध लड़ा था इसमें जयचंद की हार हुई थी, जयचंद ने भी लड़ाई लड़ी थी, उसकी भी हार हुई थी। लेकिन देखिए मोहम्मद गौरी की मैं बात बता देता हूं आपको। मोहम्मद गौरी जो थे, जिस प्रकार से देखिए पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ प्रेम विवाह किया था, उसी प्रकार से जो मोहम्मद गौरी थे उनका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी की बेटी के साथ मतलब प्यार इश्क मोहब्बत हो गई थी। तो फिर मोहम्मद गौरी को पता चला कि ये तो वही बात हो गई जो पहले पृथ्वीराज चौहान संयोगिता जयचंद के बीच में हुई थी और इसी कारण से ये युद्ध हुए थे।
तो अब क्या करें। तो बेटी ने बोला कि नहीं, मुझे तो शादी करनी है तो इनके साथ ही करनी है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम थे, उनके पास क्या था। तो फिर मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि उसके जीते हुए जितनी भी जगह थी वो सब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी कि जा बेटी जी ले अपनी ज़िंदगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आए थे उनको जितनी भी जगह थी गोरी द्वारा जीती गई थी तो वो उनको दे दी गई थी, और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ से गुलाम वंश चले थे। तो इतनी जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना ध्यान रखें कि संयोगिता के प्यार में विरह में पागल हो चुके थे, तो इन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध के बाद इस प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ा। तो आज का युद्ध हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर हम एक नए युद्ध को लेंगे। लेकिन देखिए, अगर मैं आपको युद्धों के बारे में इस प्रकार से अगर बताता चलूँगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि अपन एक साल में ये सारे युद्ध पढ़ पाएंगे। तो हम केवल ये जानेंगे, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी सॉरी, क्या आपको किसी युद्ध के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना है तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम केवल इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं, और ये सारे जो नीचे हैं मैंने इसी प्रकार से बना रखे सारे बैटल्स जितने भी हैं, और बहुत सारे बैटल्स के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है इसी जगह। तो तराइन के हमने प्रथम और द्वितीय युद्ध जो है, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के चौहान के बीच में लड़ा है, और द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया है। एक बार पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है और एक बार गौरी की विजय हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम मिलते हैं एक नए युद्ध, यानी कि रणथंभौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रणथंभौर का जो युद्ध है वो 1301 ईस्वी में लड़ा गया था। हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की इसमें विजय हुई थी। चित्तौड़ का युद्ध, बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़ जो किला है, चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो युद्ध है वो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। ठीक है, तो ये 4 बैटल आपके हो चुके हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए युद्ध को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।